जियांग युआन पहले तो सोच रही थी कि खुद ही टोकरी पीठ पर उठाती रह जाएगी, लेकिन हो शियानचेन ने सीधे ही उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। तुम मुझे कम आंक रही हो शियानचेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। असल में अभी थोड़ी देर पहले वह भी तैयार नहीं था, इसलिए थोड़ी अनदेखी हुई थी। इतना कहकर वह पीठ पर टोकरी लिए कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। जियांग युआन ने उसे देखते ही कोई चारा न देख उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। 2 कदम चलते ही उसने फिर पूछा, भारी तो नहीं है? हो शियानचेन ने सिर हिलाया और कहा कि कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी छोटी काया में इतना भारी सामान उठा सकती हो शियानचेन ने आगे कहा। जियांग युआन लंबी जरूर थी, लेकिन बेहद पतली। टोकरी में जितना वजन था वह उसके लिए शायद उतना ही या थोड़ा कम ही होगा। जियांग युआन ने हल्की मुस्कान दी और कुछ कहा नहीं। हो शियानचेन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम्हारे लिए रोज रोज ये सामान लाना और ले जाना थकाऊ होगा। अगर बारिश हो तो और मुश्किल। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम अंकल झांग से कहें कि कोई तुम्हारे घर तक सामान पहुंचाने आए, ये आसान रहेगा। जियांग युआन ने जल्दी से सिर हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे असुविधा नहीं होती। हो शियानचेन ने नीचे देखा और फिर कुछ नहीं कहा। जियांग युआन ने उसे देखा और धीरे से बोली, इस मामले को अंकल झांग से मत कहना। वो बस नहीं चाहती थी कि अंकल झांग पर ज्यादा बोझ पड़े। हो शियानचेन ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है। दोनों ऐसे ही कुछ कहे बिना चलते रहे। जियांग युआन ने महसूस किया कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया है, इसलिए उसने पहल की, तुम्हारी पढ़ाई कब शुरू होगी? हो शियानचेन ने देखा कि उसने बातचीत की शुरुआत की है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और कहा, इस हफ्ते के बाद स्कूल शुरू होगा। जियांग युआन ने गंभीर होकर सिर हिलाया। तुम यहाँ सिर्फ पढ़ाने आए हो, इसलिए तुम्हारा काम बहुत होगा, है ना? जियांग युआन ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, तुम इतने व्यस्त हो और मैं तुम्हें मदद के लिए बुला रही हूँ। हो शियानचेन ने इसकी कोई परवाह नहीं की, बस मुस्कुराया और कहा, अभी ज़्यादा व्यस्त नहीं हूँ, मुझे पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी मैं पढ़ा सकता हूँ। अभी मैं पूरी तरह योग्य नहीं हूँ। जियांग युआन को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। तर्क से देखा जाए तो हो शियानचेन की उम्र अभी कॉलेज की है, अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करना सामान्य ही है। तो फिर तुम चलो, जियांग युआन ने कहा। हो शियानचेन ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर दोनों फिर से चुप हो गए। खैर कैफेटेरिया जल्दी ही पहुंच गया। हो शियानचेन ने जियांग युआन को सीधे कैफेटेरिया के बैक किचन तक ले गया। अंकल झांग आज वहां नहीं थे, लेकिन सभी को हो शियानचेन पता था और उन्हें पता था कि शाम को एक छोटी लड़की आकर पीछ लाएगी, इसलिए उन्होंने बस उन्हें पीछ तय जगह पर रखने के लिए कहा। पीछ रखने के बाद जियांग युआन ने सब्जियां सजा रही एक आंटी की तरफ देखा और जोर से पूछा, आंटी क्या आप पीछ बेच सकती हैं इन दिनों? मुझे नहीं लगता कि अभी स्कूल में बहुत स्टूडेंट्स हैं। उसे अभी तक नहीं पता था कि अंकल झांग कैफेटेरिया में कैसे बेचते हैं। आंटी मुस्कुराए और बोली, तुम्हें नहीं पता, हमारे बॉस ने सिर्फ इस कैफेटेरिया को ही नहीं बल्कि कई स्कूल की कैफेटेरिया और बाहर एक छोटी दुकान भी ले रखी है। तुम्हारे 100 से ज्यादा पीच तो हर दिन डिलीवर होती हैं, लेकिन फिर भी बेचने के लिए कम पड़ती हैं। आंटी ने प्लेट रखते हुए कहा, तुम नहीं जानते, तुम्हारे आलू सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। कई स्टूडेंट्स खा चुके हैं और अब एक और खाने के लिए पूछ रहे हैं। जियांग युआन हंस पड़ी। आंटी की ये तारीफ सुनकर उसे भी अच्छा लगा। जितना ज्यादा लोग तुम्हें पसंद करेंगे उतना ही अच्छा। कैंटीन से बाहर निकलते ही जियांग युआन वापस जाने ही वाली थी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका समय बर्बाद कर गई। कैंटीन के दरवाजे पर खड़ी जियांग युआन ने हुओ शियाचेन से पूछ ही लिया, आप कब फ्री हैं? हुओ शियाचेन ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस कहा, मैं कभी भी फ्री हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं उपलब्ध हूँ। हुओ शियाचेन ने मन ही मन सोचा। जियांग युआन ने हल्का सा सिर हिलाया, माँ ने कहा है कि जब भी फ्री हो हमारे घर डिनर के लिए आ जाओ। अगर बिजी नहीं हो तो खेलने भी आ सकते हो। हुओ शियाचेन ने बिना शिष्टाचार दिखाए जवाब दिया, ठीक है। दोनों की ये छोटी सी बात चली और जियांग युआन जाने ही वाली थी। इसी बीच हुओ शियाचेन फिर से आगे बढ़ा और पूछ बैठा, तुम यहाँ कैसे आए? बस से, जियांग युआन ने जवाब दिया। हुओ शियाचेन की आंखों में चमक आ गई और जल्दी से बोला, अच्छा हुआ, मुझे भी बाहर जाना था तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर वह कारपोर्ट की तरफ मुड़ गया। चलते हुए उसने पीछे मुड़कर कहा, तुम स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार करना।
जियांग युआन फोन उठाने ही वाली थी कि उसने देखा, जितना वो फोन करने की कोशिश करती, हु शियाचेन उतना ही तेज चलता और जल्दी ही उसकी नज़र से गायब हो गया। जियांग युआन ने हल्का सा ससुरी सांस ली और बस स्कूल गेट की दिशा में चल पड़ी। कभी कभी उसे लगता कि हो शियाचेन थोड़ा ज्यादा ही उत्साही लग रहा है। जियांग युआन मूर्ख नहीं थी, उसके दिल में जरूर कुछ भावनाएं थीं। हो शियाचेन उनके और उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि वह उसके प्रति कुछ अलग महसूस करता है या बस अपने बचपन के अनुभव की वजह से इतना अच्छा व्यवहार करता है। वह थोड़ी चिंतित थी कि कहीं वह ज्यादा सोच रही तो नहीं। जल्द ही वह सियोल सिटी यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गई। हो शियाचेन पहले से ही अपनी मोटरसाइकिल पर खड़ा था। उसके आने पर उसने जल्दी से हाथ हिलाया। जियांग युआन उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मोटरसाइकिल की रफ्तार बस से ज्यादा थी और 10 मिनट के अंदर ही वे घर के गेट पर पहुंच गए। जियांग युआन कुछ बोलने ही वाली थी कि हो शियाचेन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। जियांग युआन मुस्कुराते हुए बाहर उतरी और बोली, धन्यवाद। हो शियाचेन ने बेपरवाह हाथ हिलाया और जाने ही वाला था कि जियांग युआन ने फिर पूछा, अब जब आप यहाँ ही हैं तो आज रात हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करेंगे? हो शियाचेन ने सिर हिलाया, मुझे अभी कुछ काम है इसलिए नहीं खा सकता। जियांग युआन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ को देखा। वह बहुत दूर नहीं गया था कि उसने देखा हो शियाचेन की मोटरसाइकिल रुकी और वह अपने आसपास खड़े दो लोगों से बात कर रहा था। आसमान धुंधला हो रहा था, लेकिन जियांग युआन फिर भी पहचान गई कि वो हु शियुमेई और बाकी लोग हैं। ये देखकर जियांग युआन भी जल्दी से उनके पास गई। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि वो शियुमेई का चेहरा बहुत खुश नहीं था। वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, जैसे अभी अभी रोई हो। और वान छिक्सिन का चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, वो थोड़ा गंभीर दिखाई दे रहा था। जियांग युआन ने भौहें तानते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। प्यारे किताब पढ़ने वाले परी दोस्तों, एडिटर ने बताया है कि हमारी किताब कल से शेल्फ पर मिलेगी। जैसे ही ये शेल्फ पर आएगी, उम्मीद है कि इसमें बहुत सारा प्यार और प्रतिक्रिया आएगी। मैं आप सभी परी दोस्तों से दिल से अपील करती हूँ कि हमें अपना प्यार और सपोर्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिक्सिन। जैंग युआन को आते देखकर वू शियुमेई ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर वान छिक्सिन को खींचा और फिर हु शियाचेन की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कुछ मत बोलो। जैंग युआन ने माथा सिकोड़ते हुए तीनों के सामने आकर जोर से पूछा, माँ आप अभी अभी लौटी हैं? फिर उसने दोबारा पूछा, आप तो आज सुबह ही हॉस्पिटल गई थी, फिर अभी इतनी देर क्यों लौट आई? असल में उन्हें तो सुबह ही हॉस्पिटल जाना था और इतनी देर रात तक वापस नहीं आना चाहिए था। वू शियुमेई की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम तो सुबह ही लौट आए थे और दोपहर में काम पर गए। और कहते हुए उसने एक झूठी मुस्कान भी दिखाई, जैसे युआन को यकीन दिलाना चाह रही हो। लेकिन युआन का माथा और भी सिकुड़ गया। अगर वान छिक्सिन अभी लौटे होते तो वह मान सकती थी। आखिरकार उन्हें हफ्ते में 2 दिन वकस के उपकरण चेक करने के बाद ही घर लौटना होता है, और वू शियुमेई तो हर रोज 5 बजे ही ऑफिस से निकलती थी। उन्हें ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं थी और कभी इतनी देर रात तक लौटना नहीं हुआ था। अब तो करीब 7 बज रहे थे, इतनी देर से लौटना असंभव था। माँ, मैं अब बच्ची नहीं रही, क्या आप मुझे ऐसे बहकाएंगी? युआन ने वू शियुमेई को घूरते हुए कहा। वू शियुमेई चुप रही। वान छिक्सिन जल्दी से बोले, तुम बस ज्यादा सोच रही हो, कुछ भी तो गलत नहीं है। शादी के सालों में मैंने तुम्हारी माँ को कभी बाहर घुमाने नहीं लिया। आज मौका मिला तो हम दोनों गए, बस अपनी दुनिया का मजा लेने। लेकिन युआन को ये सब छिपाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। माँ, पापा, हम एक परिवार हैं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। क्या आप मुझे कुछ छुपा नहीं सकती? युआन की आवाज में गहराई थी। वू शियुमेई ने ऊपर देखा। हु शियाचेन ने पास में खड़े होकर दोनों से कहा, आंटी सियू, युआन सही कह रही है। अब वह बच्ची नहीं रही, वह इस परिवार का हिस्सा है। आपको उससे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। वह जो सहन कर सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। जैंग युआन ने उस पर तरफ से देखा। वू शियुमेई ने होंठ सिकुड़ते हुए कुछ देर बाद हल्की आह भरी, सिर हिलाया और कहा, चलो घर चलते हैं, वहाँ सब बात करेंगे। युआन ने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे घर की ओर चली गई। हु शियाचेन पहले पीछे नहीं आना चाहता था, लेकिन सोचकर उसने पीछे आना सही समझा।
इस वक्त सब बहुत परेशान थे, शायद उन्होंने अभी तक डिनर भी नहीं किया था। इस सोच के साथ वह भी पीछे हो लिया। इस वक्त सभी के दिल भारी थे, किसी ने हु शियानचेन पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वू सियुमेई सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और हाथों से चेहरा ढककर रोने लगी। ये देखकर युवान तुरंत आगे बढ़ी और पूछी, माँ क्या हुआ? उसके दिल में बुरा खलन होने लगा। कल जब वान झीक्सिन बेहोश हुए थे, तब भी उसे यही डर लगा था। अब ये डर और भी बढ़ गया था। ओल्ड वान, ये कहते कहते उसका गला बैठ गया और वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। वान झीक्सिन उसके पास बैठ गए, धीरे से सांस ली और युवान से कहा, आज मैंने हॉस्पिटल में चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा कि मेरे फेफड़े में ट्यूमर है। और फिर वह हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोले, कल मैं जो बेहोश हुआ, शायद कोई नस दब गई थी और ब्लड सप्लाई प्रभावित हुई थी, इसलिए बेहोश हुआ। जेंग युवान की आंखें डर और चिंता से फैल गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ज्यादातर हृदय को झकझोर देने वाला पल है। इसे मैं आपको भावनाओं के साथ सामान्य हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट कर देता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। वान झीक्सिन की तबीयत हमेशा बहुत अच्छी रही है, उसे कभी कोई छोटी बीमारी या मुसीबत भी नहीं हुई। फिर हर बार जब वह बीमार पड़ता है, ये इतना गंभीर कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने पुष्टि कर दी। कुछ देर चुप रहने के बाद जियांग युवान ने फिर पूछा, क्या हो सकता है कि जांच में गलती हो गई हो? वू शियुमेई ने सिर हिलाया और कहा, हम भी यही सोच रहे थे कि शायद जांच में कोई गलती हो गई हो। इसलिए दोपहर में हम फिर से पीपल्स हॉस्पिटल गए और जांच का नतीजा वही आया। इतना कहते ही वू शियुमेई अब और सहन नहीं कर सकी और जोर जोर से रो पड़ी। इसे देख जियांग युवान तुरंत आगे बढ़ी, उन्हें गले लगाया और धीरे से 2-3 बार सांत्वना दी। चिंता मत करो, ट्यूमर होते हैं अच्छे और बुरे। अगर ये अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वू शियुमेई ने आंसुओं को पोंछते हुए रोती हुई कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी ठीक नहीं होती अगर लाओ वान। इस पर वह आगे बोल ही नहीं सकी। पार खड़े हुए हु शियानचेन ने जियांग युवान की बात सुनी और बोले, मैं क्योटो में ऑन्कोलॉजी विभाग के एक भरोसेमंद विशेषज्ञ को जानता हूँ, अगर चाहो तो मैं अंकल वान को क्योटो ले जाकर दिखा दूँ। इतना कहकर वह थोड़ी देर रुके, जियांग युवान की ओर देखा और फिर बोले, वैसे भी क्योटो की मेडिकल सुविधा यहाँ सुचेक से कहीं बेहतर है। वू शियुमेई की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने वान झीक्सिन की ओर देखा। वान झीक्सिन ने भौहें चढ़ाईं लेकिन कुछ नहीं कहा। जियांग युवान ने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये आइडिया सही है। क्योंकि क्योटो राजधानी है, वहाँ कितने बड़े डॉक्टर और विशेषज्ञ हैं। पूरे देश के बेहतरीन संसाधन वहाँ जुटते हैं और इलाज का स्तर निश्चित रूप से हमारे छोटे सुचेक से बेहतर है। ये सोचते ही उसने अपने मन में फैसला कर लिया कि वहाँ जाना ही होगा। जैसे ही वू शियुमेई ने जियांग युवान की बात सुनी, वह जल्दी से बोली, ठीक है, मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ और हम वहीं चलेंगे। तुम्हारी बीमारी चाहे जैसी भी हो, हम इसे ठीक कराएंगे। इतना कहकर वह उठकर कमरे में जाने लगी। जियांग युवान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? हम राजधानी जा रहे हैं, लेकिन हमें एक लंबी योजना बनानी चाहिए। ऐसे जल्दबाजी में क्यों? वू शियुमेई का मन अभी उलझन में था, इसलिए और कुछ सोच नहीं पा रही थी। जियांग युवान की बात सुनकर वह जल्दी से बोली, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, एक पल भी नहीं। जितना ज्यादा इंतजार करेंगे, वान झीक्सिन की हालत उतनी ही खराब हो जाएगी। हु शियानचेन ने भी कहा, हाँ आंटी शियू, अगर आप कल भी जाना चाहती हैं, तो रात तक इंतजार करना पड़ेगा। इतना कहकर उसने वान झीक्सिन की ओर देखा और जोड़ा, अभी पहले खाना खा लें। हु शियानचेन की बात खत्म होते ही वान झीक्सिन ने कहा, हाँ शियानचेन सही कह रहे हैं, पहले खाना खा लें। मैं दोपहर में कुछ भी नहीं खाया, अब भूख लगी है, मैं ही बना देता हूँ। पूरा परिवार कभी भी बीमार को खाना बनाने नहीं देता। वू शियुमेई ने खुद को संभाला, उठी और रसोई में चली गई। जियांग युवान ने उनकी थकावट देखकर जोर से कहा, माँ, बेहतर होगा आप थोड़ी देर बैठकर आराम करें, मैं खाना बना देती हूँ। वू शियुमेई ने आज पूरी दिन भर की चिंता और भाग दौड़ के बाद थकावट महसूस की थी। इसीलिए जियांग युवान ने उन्हें जबरदस्ती नहीं किया और खाना बनाने लगी। जियांग युवान ने खुद को संभाला और रसोई में चली गई। हु शियानचेन थोड़ी देर वान झीक्सिन से बातें करके उसे सांत्वना दी, फिर रसोई में मदद करने आया। उसे आते देख जियांग युवान ने धीरे से कहा, फिर से परेशानी देने के लिए माफ करना। हु शियानचेन को उसका ये ज्यादा औपचारिक अंदाज पसंद नहीं आया।
उसने हल्का सा खांसा और कहा, ज्यादा चिंता मत करो, मुझे लगता है कि अंकल वान की आत्मा ठीक है, ये गंभीर ट्यूमर नहीं होना चाहिए। जियांग युवान ने धीरे से सांस ली, सिर हिलाया और कहा, उम्मीद तो यही है। फिर भी उसके मन में एक बुरा सा एहसास था। वू शिउमेई इस साल केवल 39 साल की है, इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने पति का नुकसान देखा है। अगर उन्हें फिर से ये झेलना पड़ा तो शायद वह इसे बर्दाश्त न कर पाएं। जियांग युवान जो चावल धो रही थी, अचानक अपने मन में एक चमक महसूस हुई। उसने अपने स्पेस में मौजूद झरने का पानी याद किया। वो पानी से नहा चुकी थी और पहले ही बदलाव महसूस कर चुकी थी, इसका असर हुआ था। अब सोच रही थी कि क्या ये वान झिजन के लिए भी फायदेमंद होगा। ये सोचकर उसने सोचा कि बाद में वान झिजन पर इसे आजमाया जाएगा। हुओ xianchen ज्यादा समय नहीं रुका। उसने देखा कि जियांग युवान आसानी से खाना बना रही है, तो उसने जाने का इशारा किया। जियांग युवान ने कढ़ाई में तले जा रहे व्यंजन की ओर देखते हुए चौंक कर कहा, खाना लगभग तैयार है, आप आज रात यहाँ क्यों नहीं खाना खाते? हुओ xianchen ने कहा कि उसे कुछ काम है, इसलिए ज्यादा नहीं रुका। उसने जियांग युवान से वू शिउमेई और बाकी लोगों से बात करने को कहा और फिर चला गया। जियांग युवान ने देखा कि वह जाते ही चला गया, शायद सच में कुछ जरूरी हो गया था, इसलिए उसने उसे रोका नहीं। कुछ ही समय बाद जियांग युवान वू शिउमेई और बाकी लोगों को खाने के लिए बुलाने गई। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसने वान झिजन की आवाज़ सुनी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है कि जांच करवाना ठीक नहीं होगा। क्या तुमने आज डॉक्टर की बात नहीं सुनी? ये बीमारी आखिरी है, चाहे कितना भी इलाज कर लो, ठीक नहीं होगा, और इसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। वू शिउमेई रोते हुए बोली, तो फिर क्या करूं? क्या मैं तुम्हें मरते हुए देखूं? और पैसा की बात कर रही हो, चाहे मैं कर्ज ले लूं, इलाज करूंगी। मौत से डरने की कोई बात नहीं। वान झिजन की आवाज़ में उदासी थी। अगर तुम इलाज कराओगी और ठीक नहीं हुआ तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा और इंसान मर जाएगा, इसका क्या फ़ायदा? मुझे लगता है कि ये पैसे बर्बाद करने से अच्छा नहीं है। अगर मैं एक दिन चला भी जाऊं, तुम और युवान अभी भी मेरे पास रह सकते हो। वू शिउमेई और ज्यादा जोर से रोने लगी। अपनी आवाज़ कम करो, युवान को मत सुनने दो। ये बच्ची अभी छोटी है, डर मत देना, उसे मत बताना। वान झिजन ने कहा, अगर मैं एक दिन चला गया, तुम दुखी मत होना, तुम अभी भी जवान हो और किसी और को पा सकती हो। इतना कहते ही वू शिउमेई ने उसे थप्पड़ मार दिया। अगर तुम एक और शब्द बोलोगे, मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। वू शिउमेई ने कड़क आवाज में कहा। वान झिजन ने हल्का सा आह भरी, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, शब्द ही नहीं थे। वू शिउमेई के आंसू फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बताओ, ऐसा कैसे हो गया? वू शिउमेई ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने अभी तुम्हें तो देखा ही था। वान झिजन ने उसे गले लगा लिया। हमेशा मजबूत रहने वाला आदमी अब 2 आंसू नहीं रोक सका, ये सब जिंदगी है। मेरी जिंदगी ऐसी ही थी। वू शिउमेई ने फिर से उसे मारा और ज्यादा जोर से रोने लगी। जियांग युवान थोड़ी दूर चली गई और जोर से चिल्लाए, माँ पापा, खाने का समय हो गया। कमरे में बैठे दोनों ने आवाज सुनी और साउंड सुनते ही उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे से आंसू पोंछे, फिर अपना मूड संभाला और कमरे से बाहर निकल गए। जियांग युवान खाने की मेज के पास आए और प्लेटें सजाने लगी। जब दोनों बाहर आए तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी आओ, खा लो। दोनों हाथ धोकर मेज पर आए। हु किधर है? वू शिउमेई ने चारों ओर देखा, लेकिन हु शियुआनचेन नहीं दिखाई दिया, तो उसने जोर से पूछा। जियांग युवान ने बिना किसी भावना के कहा, उसके कुछ काम है, वो पहले ही लौट गया। अगर ये सामान्य समय होता तो वू शिउमेई जरूर जियांग युवान से शिकायत करती कि उसने हु शियुआनचेन को रात के खाने पर नहीं रोका। लेकिन इस समय उसका मन किसी और चीज पर नहीं था, पूरा ध्यान वान झिक्सिन की तरफ था। जियांग युवान ने अपनी प्लेट उठाई, लेकिन खाना नहीं खाया। दोनों के उदास चेहरों को देखकर उसने कहा, कल हम छुट्टी ले लेंगे, फिर साथ में क्योटो अस्पताल चलेंगे। टोन बदलते हुए उसने आगे कहा, हुयो ने कहा था कि उसे इस इलाके के एक्सपर्ट्स की जानकारी है। समय आने पर हम उनसे मिलेंगे और हम जरूर ठीक करवा लेंगे। वान झिक्सिन मुंह खोलने ही वाला था कि कहे कि उसे डॉक्टर नहीं दिखाना है, लेकिन जियांग युवान का रुख इतना सख्त था कि वह चुप हो गया। पापा, हम अब परिवार हैं। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो क्या आप कहेंगे कि इलाज नहीं हो सकता?
ये सुनते ही वान झिक्सिन ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर भी क्षम है तो भी इलाज होगा। जियांग युवान जानती थी कि वह ज्यादातर मानसिक चिंता कर रहे हैं, भावनात्मक नहीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो ये तो वजह है ना। अब हम पिता पुत्री हैं, अगर मुझे बचाया जा सकता है तो आपको क्यों नहीं। वान झिक्सिन तुरंत सिर हिलाते हुए बोले, ये अलग बात है। तुम अभी जवान हो, तुम्हें जरूर बचाना चाहिए। मैं 40 के करीब हूँ, अगर मेरा कुछ हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। वू शिवमेई का चेहरा और तनावपूर्ण हो गया। मौत शब्द सुनते ही उसका सारा शरीर तान गया। मैंने कहा है ना, फिर मत बोलो। वान झिक्सिन बार बार बोले, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जियांग युवान ने उसे देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम पैसों को लेकर परेशान हो, लेकिन पैसा तो बाहरी चीज है। अगर अभी खो भी गया, क्या तुम फिर से कमा नहीं सकते। इंसान सबसे ज्यादा कीमती है। इंसान अगर नहीं रहे तो पैसा भी कोई मतलब नहीं रखता। वान झिक्सिन ने बोलना बंद कर दिया। अगर जिंदगी बच सकती है तो कौन मरना चाहता है। आज उसने 2 डॉक्टरों से मुलाकात की और दोनों ने अप्रत्यक्ष रूप से उसे मौत की सजा सुना दी। उसका मन परेशान था, उसे पता था बीमारी गंभीर है, लेकिन इलाज में पैसे लगेंगे। अंत में पैसा और इंसान दोनों खो जाएंगे। अगर वह मर गया तो कम से कम वू शिवमेई और उसकी पत्नी के पास पैसा रहेगा और उन्हें रोजमर्रा की चिंता नहीं होगी। ये सुनते ही वू शिवमेई के आंसू मोतियों की तरह टूट पड़े और वह बस गिरती चली गई। जियांग युवान ने वान झिक्सिन के चेहरे पर बदलती भावनाएं देखी और समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने एक पल तक उसे घूरा और फिर बहुत सख्त आवाज में कहा, जो भी हो, बीमारी का इलाज जरूर करवाना होगा। इस मामले में वू शिवमेई पूरी तरह सहमत थी। अंतिम परिणाम चाहे जैसा भी हो, ये बीमारी इलाज के लायक ही है। वू शिवमेई ने अपना सिर उठाया, वान झिक्सिन की तरफ देखा और कहा, देखो, तुम्हारे पास इतनी भी समझ नहीं कि पता कर सको। इसके अलावा चलो क्योटो चलते हैं, पता करें कि कहीं इस बीमारी का इलाज तो नहीं है। वू शिवमेई ने आगे कहा। माँ बेटी की बात सुनकर वान झिक्सिन ने हल्के से सिर हिलाया। पहले डॉक्टर से बात करते हैं। अगर क्योटो का डॉक्टर कहे कि इसका इलाज नहीं है तो हम हार मान लेंगे, ठीक है, वान झिक्सिन ने कहा। जियांग युआनयान और वू शिवमेई दोनों कुछ नहीं बोले। अगर क्योटो पसंद नहीं है तो विदेश क्यों न चले जाएं? मैंने सुना है कि देश की मेडिकल टेक्नोलॉजी चीन से ज्यादा एडवांस है, शायद वहां इलाज हो जाए। तीनों ने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप रात का खाना खत्म किया। खाने के बाद वू शिवमेई खुद आगे बढ़कर बर्तन साफ करने लगी। जियांग युआनयान ने उसे रोकते हुए कहा कि वह वान झिक्सिन के साथ समय बिताए। ये सुनकर वू शिवमेई का मन अनियंत्रित हो गया और फिर से आंसू बहने लगे। जियांग युआनयान ने उसे धीरे से सहलाते हुए सांत्वना दी। वू शिवमेई ने उसका हाथ थामा और धीरे से थपथपाते हुए कहा, हम इन 2 दिन नहीं रहेंगे, तुम घर पर अकेले संभाल लोगे या तुम्हें अपनी चाची के घर ले चलूं? जियांग युआनयान ने सीधे सिर शेक किया, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वू शिवमेई हैरान हो गई, तुम बेवकूफ, क्या बोल रहे हो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें? जियांग युआनयान को फर्क नहीं पड़ा, अब जब मैं हाई स्कूल के 3रे साल में हूँ, नया सबक लगभग खत्म है, मैं पहले से ही रिव्यू कर रहा हूँ, रास्ते में किताबें लेकर पढ़ सकता हूँ। वू शिवमेई कुछ कहने ही वाली थी कि जियांग युआनयान ने आगे बढ़ाते हुए कहा, और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ, वरना तुम अकेले किसी अजनबी जगह पर लाओ वान का ख्याल कैसे रखोगी? अगर वहाँ अस्पताल में भर्ती हुआ तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? वू शिवमेई कुछ नहीं कह सकी। आखिरकार उसने बस हल्के से सिर हिलाया। तुम मुश्किल में पड़ रहे हो, वू शिवमेई ने गले भरते हुए कहा। जियांग युआनयान कुछ नहीं बोला, बस उसे अंदर ले गया ताकि वह थोड़ी देर वान झिक्सिन के साथ रह सके। वू शिवमेई अंदर चली गई तो जियांग युआनयान घर में स्पेस के कुछ थर्मस लेकर गया और उनमें स्पेस के हॉट स्प्रिंग का पानी भर दिया। फिर वह थर्मस लेकर वू शिवमेई के कमरे के पास गया। दरवाजे पर हल्का ठोकते हुए उसने कहा, माँ, मैंने नहाने का पानी लाया है, आप पापा को नहलाने के लिए डाल दो। जियांग युआनयान ने खास तौर पर कहा कि थोड़ी देर आराम से नहाएं। वू शिवमेई अंदर गई और थर्मस लेकर वान झिक्सिन को नहलाने लगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि फिर दरवाजे पर कोई ठोकता है। इतना देर क्यों, कौन होगा? वू शिवमेई ने जिज्ञासु होकर पूछा। जियांग युआनयान मुड़ा और दरवाजा खोला। बाहर खड़े हुए हु शियानचेन को देखकर उसने शक की नजरों से पूछा, फिर से क्यों आए हो? हु शियानचेन ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी हाथ में खरीदी हुई ट्रेन की टिकट दिखाई, कल दोपहर 3 बजे की टिकट।
जियांग युआनयान ने नहीं सोचा था कि हु शियानचेन इतनी जल्दी टिकट खरीद देगा। तुम बस टिकट लेने ही गए थे। जियांग युआनयान ने जटिल भाव के साथ हाथ बढ़ाकर टिकट ली। उसका चेहरा देखकर उसे कुछ कहने का पता ही नहीं चला। हु शियानचेन ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि अगर मैं कल टिकट लेने गया तो उसी दिन के लिए टिकट नहीं मिल पाएंगे। उस समय मैं तुम्हारे साथ भी जाऊंगा। मैं क्योटो को बहुत अच्छे से जानता हूँ और जरूरत पड़ने पर मदद कर सकता हूँ, ताकि तुम्हें जल्दी जल्दी में परेशानी न हो। जियांग युआन ने अपनी आंखें उठाकर उसे घूरा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। किसी ने जब सबसे जरूरी समय में पूरी मदद की हो और अगर वह कहे कि उसे एहसास नहीं हुआ तो ये झूठ होगा। और वो इंसान बहुत अच्छा भी है। हु शियानचेन को सबसे ज्यादा जो बात पसंद नहीं थी वो थी उसका औपचारिक धन्यवाद कहना। तुम शायद कभी नहीं जान पाओ कि बचपन में तुम्हारी मदद मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। अब मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। हु शियानचेन की आवाज़ बहुत गंभीर थी। वहीं वो शियुमेई कमरे से बाहर आए और बातचीत सुनकर हु शियानचेन से शुक्रिया अदा करते हुए बोली, तुम बच्चा, तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत भरोसेमंद है। बोलते बोलते उसने अपने आंसू पोंछे। आज उसने कितने आंसू बहाए उसे खुद भी याद नहीं। वह दिल से हु शियानचेन की कृतज्ञ थी। उसको रोते देखकर हु शियानचेन तुरंत उसके पास गया और कहा, मैं तुम्हें रोने के लिए नहीं आया। लेकिन वो शियुमेई खुद को रोक नहीं पाए। उसने हु शियानचेन को गले लगा लिया और बार बार धन्यवाद कहती रही। हु शियानचेन असहज हो गया और जियांग युआन की तरफ मदद के लिए देखने लगा। जियांग युआन ने हल्के से अपने होंठ दबाए और धीरे से पूछा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी नूडल्स ले आती हूँ। ये कहकर वह उठी और रसोई की तरफ चली गई। हु शियानचेन ने देखा कि वो शियुमेई अभी भी उसे गले लगाए हुए है और थोड़ा असहज हो गया। सच कहूं तो वह पहले कभी किसी के इतना करीब नहीं हुआ था और वो शियुमेई का ये व्यवहार उसे समझ नहीं आया। खैर, वो शियुमेई ने जल्दी ही खुद को संभाला, थोड़ा शर्मिंदा होकर चेहरा पोंछा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, माफ करना, मैं खुद को संभाल नहीं पाई। हु शियानचेन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वह भी वही कर चुका था जब उसे पता चला कि उसकी मां मर रही थी। हमारी ट्रेन कल दोपहर क्योटो पहुंच जाएगी, लगभग 4-5 बजे। हु शियानचेन ने कहा, मेरा क्योटो में घर है और उसमें 2-3 कमरे हैं। तुम सब वहां रह सकते हो, तो रहने की चिंता मत करो। एक रात की नींद के बाद मैं तुम्हें उस प्रतिष्ठित विशेषज्ञ के पास ले जाऊंगा जिसे मैं जानता हूँ। मैं जिस राजधानी में बड़ा हुआ वहां मेरे कई जानकार हैं। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। देखकर कि उसने उनका सारा प्लान ठीक से तय कर दिया है, वो शियुमेई फिर से शर्मिंदा हो गई। ये बच्चा सच में बड़ा हो गया है। अब वो वह छोटा बच्चा नहीं रहा जो उनके घर के सामने बैठकर नाक बहाता था। तुम सच में अब बड़े हो गए हो, वो शियुमेई भावुक होकर बोली। वान झिजिन कमरे में था और नहाने के लिए कपड़े उतारने ही वाला था, लेकिन आवाज सुनकर वह भी बाहर आया। छोटे हो, तुम इतनी बड़ी मदद बिना किसी उम्मीद के कर रहे हो, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें? हु शियानचेन का चेहरा तो बिल्कुल बेखबर सा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। कुछ नहीं मांगता। दरअसल उसके दिल में जो चाहत थी वो बहुत बड़ी थी। जल्दी ही वू शियुमेई ने हु शियानचेन के काम के बारे में सोचा। तुम अभी अभी नौकरी शुरू किए हो, बस कुछ ही दिन हुए हैं और अब छुट्टी मान रहे हो, ये थोड़ा ठीक नहीं है ना? हु शियानचेन ने कहा कि कोई बात नहीं। वैसे भी स्कूल अगले हफ्ते शुरू हो रहा है और हमारे पास एक हफ्ते की छुट्टी है। हु शियानचेन ने कहा, असल में उसका रोज का शेड्यूल बहुत ही फुल है, लेकिन प्रिंसिपल उसके जानकार हैं, इसलिए छुट्टी मांगना उसके लिए आसान था। वू शियुमेई ने ये सुनकर राहत की सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जियांग युआन जल्दी से एक बाउल नूडल्स बना लाई। हु शियानचेन को अभी बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने जियांग युआन को धन्यवाद कहा और हाथ में बाउल लेकर खाने लगा। नूडल्स खाने के बाद वह ज्यादा देर रुका नहीं और जाने की तैयारी करने लगा। जियांग युआन ने उसे दरवाजे तक छोड़ा। जब उसने देखा कि जियांग युआन उसे नीचे तक भेजना चाहती है तो उसने उसे रोका। बाहर अंधेरा है, यही भेज दो। कॉरिडोर में रोशनी नहीं थी और ऊपर नीचे जाना सुरक्षित नहीं था। ये देखकर जियांग युआन और नीचे नहीं गई। सावधान रहना, अंधेरे में धीरे चलना। उसकी चिंता भरी इन बातों को सुनकर हु शियानचेन अपने होठों के कोनों को रोक नहीं पाए और हल्की मुस्कान आई। धीमी रोशनी में उसकी आंखें असाधारण रूप से चमक रही थीं। ठीक है,
हो शियानचेन ने हल्का सिर हिलाया। वो घूमकर जाने ही वाला था कि अचानक कुछ याद आया और अपने कदम रोक दिए। वैसे अंकल झांग का क्या करोगी? अगर इन 2 दिनों में तुम्हारे लिए वहां जाना मुश्किल है तो क्या तुम ताओजी भेजने के लिए किसी और को अरेंज करोगी, या मैं स्कूल जाकर अंकल झांग से बात कर लूं और कह दूं कि बस कुछ दिन के लिए रुक जाए? जियांग युवान ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा, थोड़ी सोचने के बाद कहा, चलो कल बात करते हैं। मैं जाकर पूछूंगी कि कोई भेजने के लिए उपलब्ध है या नहीं। पूरा दोपहर उसने स्पेस में नहीं बिताया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि बाद में लगाए गए 10 पेड़ अभी फल दे रहे हैं या नहीं। अगर अब फल आ गए हैं तो वह 5-6 दिन का सामान पहले ही भेज सकती है, फिर कुछ दिन रोकने की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर हो शियानचेन ने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बस बता देना। ठीक है, जियांग युवान ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया। तो मैं पहले चला हूँ। हो शियानचेन ने उसे एक बार देखा और फिर मुड़कर चला गया। जियांग युवान ने नीचे जाने का समय गिना, और जैसे ही समय लगभग पूरा हुआ वह सामने आए और नीचे उसकी सूरत देखी। हो शियानचेन ने सिर उठाया और चौथी मंजिल की तरफ देखा। हालांकि रोशनी लगभग नहीं थी, पर वह जानता था कि जियांग युवान ऊपर से उसे देख रही है। उसने हाथ उठाकर जियांग युवान की ओर हाथ हिलाया, फिर मोटरसाइकिल पर चढ़ा और चला गया। जियांग युवान ने उसकी पीठ को दूर जाते हुए देखा, फिर दरवाजा बंद किया और घर की ओर लौट आई। लिविंग रूम में वू शियुमेई और वान झिजिन हो शियानचेन के बारे में चर्चा कर रहे थे। सच में दिल छू लेने वाला है कि कोई बच्चा ऐसे हमारी मदद कर सकता है, वू शियुमेई ने कहा। वान झिजिन ने भी सिर हिलाया। ऐसा बच्चा जो प्यार और न्याय को इतनी अहमियत देता है, दुर्लभ है। हो शियानचेन की मदद उनके लिए हमेशा यादगार रहेगी। दोनों की बातें देखकर जियांग युवान जल्दी से उनके पास गई और उन्होंने कहा, तुम दोनों जल्दी से नहाओ और सो जाओ, कल बहुत काम करना है। जैसे ही वू शियुमेई ने ये सुना, वो जल्दी से उठी और वान झिजिन को पहले नहाने के लिए उकसाया। जियांग युवान ने रसोई साफ की और फिर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसने तुरंत आड़ू के नतीजों को देखने लगी। सभी 10 आड़ू के पेड़ फल से भरे हुए थे। वह जल्दी से फलों को तोड़ने लगी। कुछ पेड़ों से तोड़ने के बाद ही उसने महसूस किया कि वह थक गई है। पहले तो केवल एक पेड़ था, इसलिए उसे फलों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब 11 पेड़ हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कब तोड़ा जाए। बस यही सोचते सोचते अचानक उसके मन में कुछ चमका, और फिर जैसे ही उसने सोचा, आड़ू अपने आप ही पेड़ से उठकर एक एक करके उस जगह की ओर जाने लगे जहां वह अक्सर फलों को जमा करती थी। जियांग युवान जिसने कभी ऐसा देखा ही नहीं था, इन उड़ते हुए फलों को देखकर हैरान रह गई और समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। आमतौर पर एक पेड़ के सारे फल तोड़ने में उसे लगभग 1 घंटा लग जाता था, लेकिन अब बस थोड़े ही समय में 11 पेड़ों के सारे आड़ू अपने आप तोड़कर कमरे में सुंदर तरीके से जमा हो गए। जियांग युवान समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो रहा है। अगर यह हमेशा ऐसा हो सकता है तो फिर उसने अब तक पेड़ पर चढ़कर फलों को क्यों तोड़ा था। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने सिर घुमाकर कमरे की ओर देखा। जब उसने ये स्पेस पहली बार पाई थी तो उसे दिखाया गया था कि अगर स्पेस अपग्रेड होगा तो इनाम मिलेंगे। क्या ये उसी अपग्रेड का इनाम है? उसकी अचानक बढ़ी हुई ताकत, एक्स्ट्रा हॉट स्प्रिंग्स सब अपग्रेड के इनाम ही तो हैं। ये सोचकर उसका दिल खुशी से छलक गया। बस अभी उसने मन ही मन सोचा कि काश कोई मेरे लिए आड़ू तोड़ दे। और जैसे ही उसने सोचा, आड़ू सच में पंखों वाली तरह उड़कर कमरे में आ गए। फिर उसने फिर से सोचा, कुछ आड़ू अपने आप ही उड़कर उस छोटे पौधे के पास जाएं जो अभी बड़ा नहीं हुआ। और सच में जैसे ही उसने सोचा, कुछ आड़ू उड़कर छोटे मियाओ मियाओ के पेड़ के पास रुक गए। जियांग युवान हंस पड़ी। अगर ये इतनी आसान है तो अब उसे भविष्य में पेड़ पर चढ़कर आड़ू तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उठी और नहाने जा रही थी कि अचानक चक्कर आने लगे और लगभग गिर ही गई। कठिनाई से वह खुद को सीधा खड़ा कर पाए और सिर हिलाया। धीरे धीरे चक्कर कम होने लगे। शायद उसने अभी थोड़ी देर पहले अपनी सोच का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए चक्कर आया। ये सोचकर वो हॉट स्प्रिंग में गई, नहाए और खुद को तरोताजा किया। थोड़ी देर बाद उसका पूरा शरीर हल्का और ताजगी भरा महसूस हुआ। वो तैयार होकर स्पेस से बाहर आई। बाहर वो शियुमेई अभी अभी नहाई थी, इसलिए उसने पहले ही उसे बाहर आने के लिए कहा था। जियांग युवान ने जवाब दिया, ठीक है, और वो शियुमेई से कहा कि वह पहले आराम करे।
वू शिवमेई ने सोचा कि वह अभी भी पढ़ रही है, इसलिए उसने कहा, ज्यादा देर तक मत पढ़ना, जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो। जियांग युवान ने सहमति में सिर हिलाया। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद नहीं आई, वह इधर उधर पलट रही थी। शायद वान झीजन की हालत को लेकर उसकी थोड़ी चिंता अभी भी उसके मन में थी। जियांग युवान को नहीं पता था कि ये अनोखा वसंत जल उनके लिए काम करेगा या नहीं। अगर ये काम नहीं आया, इस ख्याल को सोचते ही वह और आगे नहीं सोच पाए। चाहे वान झिजन उनके पति हो या सौतेले पिता, दोनों ही उनकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह सिर्फ यही चाहती थी कि वह बीमारियों और दुखों से दूर रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। जियांग युवान बिस्तर पर करवटें बदलते रही और आधी रात में धीरे धीरे नींद में खो गई। अगले दिन सुबह जल्दी ही वू शिवमेई ने दरवाजे पर दस्तक दी। जियांग युवान अभी अभी उठी थी और कपड़े बदलकर बाहर आई। मैंने तुम्हारे टीचर से छुट्टी मांग ली है। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, जो काफी होनी चाहिए, वू शिवमेई ने उसे बताया। जियांग युवान ने सिर हिलाया। नाश्ते के बाद वू शिवमेई और वान झिजन अपने अपने विभागों में जाकर छुट्टी की प्रक्रिया पूरी करने गए। जियांग युवान ने अंकल झांग के आड़ू के बारे में सोचा और फिर वह जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ी। पहली कैफेटेरिया पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कोई नाश्ता नहीं कर रहा था। जैसे ही वह अंदर आए, उसने हु शियाचेन को देखा जो पहले से ही अंकल झांग के साथ बातें कर रहे थे। हु शियाचेन ने एक तरफ से उसे देखा और जल्दी से हाथ हिलाया। जियांग युवान को समझ आ गया कि वे उसकी ही बात कर रहे थे। हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, हु शियाचेन ने धीरे से कहा। जियांग युवान उनके सामने आकर अंकल झांग से बोली, अंकल झांग, इन दिनों मैं अपने पेरेंट्स के साथ क्योटो डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। इस वजह से मैं कुछ दिन आड़ू देने नहीं आ पाऊंगी। आज मैंने लगभग 500 किलोग्राम आड़ू निकाल दिए हैं, आप देख लीजिए, क्या आप ले जा सकते हैं? लेकिन इससे पहले कि वो पूरा बोल पाती, अंकल झांग मुस्कुराते हुए बोले, शियाओहू ने पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया है। परिवार की बातें सबसे अहम होती हैं, तो आड़ू की फिक्र मत करो। वैसे भी कुछ दिन नहीं खाने से कोई मर नहीं जाएगा। कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, और हाँ, अगर कुछ दिन स्टॉक खत्म हो गया तो हम उन्हें बता सकते हैं कि आड़ू कम है, हर कोई आसानी से नहीं खरीद सकता। जियांग युवान उनकी बात सुनकर मुस्कुराए। तुम तो लंबी सोच रखते हो, उसने तारीफ करते हुए कहा। मैं आज और कल के आड़ू पहले भेज देती हूँ, ठीक रहेगा क्या? असल में वह और अधिक भेजना चाहती थी, लेकिन डर था कि आड़ू बाहर जाने के बाद टूट सकते हैं या जल्दी सड़ सकते हैं। आड़ू अगर स्पेस में रखे जाएं तो ठीक है, लेकिन बाहर निकलते ही ये आम आड़ू जैसी ही नाजुक हो जाते हैं। अंकल झांग ने सिर हिलाया। हाँ, मैं आज वहीं हूँ, तुम कभी भी भेज सकते हो। ये देखकर जियांग युवान ने जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ गई। हु शियाचेन ने अंकल झांग को अलविदा कहा और जल्दी से जियांग युवान के पास पहुंच गए। 500 किलोग्राम कोई छोटी मात्रा नहीं है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जियांग युवान ने सिर हिलाया। नहीं, मैं बाद में साइकिल पर ले जाऊंगी, बहुत आसान है। हु शियाचेन ने देखा कि वह अभी भी उसके साथ थोड़ी दूरी बनाए हुए है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। वैसे तुम मेरे घर लंच पर क्यों नहीं आते? जियांग युवान ने जोर से कहा। हम वहीं से ट्रेन स्टेशन के लिए साथ निकलेंगे। हु शियाचेन को ये सुनकर खुशी हुई। ठीक है, मैं अपने सामान के लिए डॉम वापस जाऊंगा। दोनों ने ये तय किया और फिर साथ में आगे बढ़े। जंगल कम था उस समय, इसलिए जेंग युआनयुंग ने एक कोने में जाकर 2 बैकपैक स्पेस से निकाले और साइकिल की पीछे वाली सीट पर टांग दिए। वजन इतना था कि साइकिल थोड़ा झुक गई। शुक्र है कि आजकल की साइकिलें मजबूत होती हैं, वरना टायर ही फट जाता। साइकिल को धकेलते हुए वह जल्दी ही कैफेटेरिया के दरवाजे तक पहुंच गई। अंकल जैंग ने उसे इतनी तेजी से आते जाते देखा और हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी क्यों आई? जेंग युआनयुंग ने बस कैजुअली कहा, मेरा साथी अभी बाहर स्कूल के पास मेरा इंतजार कर रहा था। अंकल जैंग ने ज्यादा नहीं सोचा, बस बोला, अगर बता देती तो मैं बाहर ट्रेन ले आता, तुम्हारे लिए ज्यादा आसान रहता। जेंग युआनयुंग हल्की सी हंसी के साथ चुप रही। अंकल जैंग से बाहर निकलते ही वह सीधे घर चली गई। घर पहुंचते ही वू जीमे और बाकी लोग भी वापस आ चुके थे, लेकिन वू जीमे के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट साफ दिख रही थी, जैसे किसी ने उसे नाराज कर दिया हो। क्या हुआ? जेंग युआनयुंग ने जोर से पूछा। शुरुआत में दोनों कुछ नहीं बोलना चाहते थी, लेकिन जेंग युआनयुंग के पूछने पर वू जीमे ने आह भरते हुए कहा, डायरेक्टर ने कहा कि फैक्ट्री अभी बहुत बिजी है, इसलिए छुट्टी मत मांगो।
और अगर मैं छुट्टी मांगूंगी तो मैं फिर कभी काम पर नहीं जा पाऊंगी। जैसे जैसे वू ज़ीमे बात कर रही थी, उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। वह गुस्से में टेबल तक फोड़ना चाहती थी। किसी तरह से ये सब बस उसे बिना पगार के निकालने की चाल थी। आगे चलकर वो सीधे नौकरी से निकाल दी जाएगी। जिन युआन्युंग ने शांत रहकर कहा, माँ, अगर वे हमें नहीं चाहते तो हमें उनकी चिंता करने की क्या जरूरत। वू ज़ीमे ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, मैं काम नहीं करूंगी और तू मेरा सहारा देगी। जिन युआन्युंग ने निश्चिंत होकर कहा, हाँ माँ, मैं सहारा दूंगी। वैसे भी तुम्हारी फैक्ट्री अब तरह तरह के बहाने बनाकर लोगों को निकाल रही है, तो क्यों ना खुद ही रिजाइन कर लो और कुछ पैसे ले लो। इन पैसों से हम अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर देंगे। उस समय पापा होंगे बॉस और तुम होंगी बॉस की पत्नी। क्या फैक्ट्री में रहने से बेहतर नहीं है। जिन युआन्युंग ने हल्की हंसी के साथ कहा। वू ज़ीमे अपनी हंसी रोक नहीं पाए, वैन जिक्सन की तरफ मुड़ी और बोली, देखो ये छोटी लड़की, उम्र तो कम है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। बॉस बनने की सोच रही है। वैन जिक्सन भी हंस पड़ा, सही है, बॉस बनना इतना आसान नहीं होता। हमें तो ईमानदारी से काम करना चाहिए और एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए। जिन युआन्युंग ने देखा कि उनसे बात बन ही नहीं रही, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। अभी उनके पास नौकरी एकदम सेफ है, अगर खुद रिजाइन नहीं करती तो उम्र भर वहीं रह सकती हैं। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं रहेगा। उस समय कोई सैलरी नहीं मिलेगी और मजबूरी में रिजाइन करना पड़ेगा। और कौन जान पाए कि कितनी परेशानी होगी। वैसे माँ, क्या हमारे घर की कोई किताब है? क्या वो तुम्हारे नाम पर है? जिन युआन्युंग ने अचानक पूछा। वू ज़ीमे ने आश्चर्य से देखा, इतना क्यों पूछ रही हो? अगर हमारे पास घर की कोई किताब नहीं है तो वो हमारा नहीं होगा। और जब फैक्ट्री किसी कारण से तुम्हें निकाल देगी तो घर भी वापस ले लिया जाएगा और हमें रहने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी। जिन युआन्युंग ने धीरे से कहा। वू ज़ीमे सच में चौंक गई। ऐसे पूछोगे तो सच में मैं तो पूरी तरह उलझ गई हूँ। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। वू ज़ीमे ने हैरानी और थोड़ी बेचैनी के साथ कहा। दिन में अभी कुछ ही अध्याय बाकी थे। ये घर तब फैक्ट्री ने अलॉट किया था जब उसने जिन युआन्युंग के पिता से शादी की थी। उस समय यूनिट ने घर दिया तो अपने आप ही ये उनका हो गया। फिर ये घर के बारे में इतनी बातें क्यों होती हैं? अगर ध्यान से सोचा जाए तो शायद मैंने कभी सुना ही नहीं। ये घर की बुक होती क्या है? वैन जिक्सन ने कहा, मेरी माँ जो घर में रहती है उसे बाद में बांटा जाएगा तुम्हारे घर से। हमारे पास घर की बुक है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। वैन जिक्सन ने शादी के समय भी अपना घर शेयर किया था, बस इसलिए कि उसकी माँ चाहती थी कि वू ज़ीमे उनके वैन परिवार के लिए एक और बच्चा जन्म दे। वो खुद वू ज़ीमे का सम्मान करता था। अपनी माँ से चीज़ों में मुश्किल न होने पाए, इसलिए उन्होंने अलग होकर रहने का फैसला किया। उसका घर उसके अपने नाम पर रजिस्टर्ड था तो वो उसके लिए ही था, लेकिन उसने कभी वू ज़ीमे के बारे में नहीं पूछा। जिन युआन्युंग ने अपने दिल में सोचा, अगर घर के प्रॉपर्टी राइट साफ नहीं है और वू ज़ीमे को नौकरी से निकाल दिया गया तो फैक्ट्री जब चाहे घर वापस ले सकती है और शायद उनके पास रहने के लिए जगह भी ना बची हो। पहले जब लोग स्टेट ओन फैक्ट्री में काम करते थे, नौकरी उम्र भर के लिए होती थी, इसलिए आमतौर पर फैक्ट्री द्वारा दिए गए वेलफेयर हाउस को अपना मान लिया जाता था। अगर वू ज़ीमे फैक्ट्री में रिटायर होने तक काम करती तो भले ही घर अभी उसके नाम पर नहीं था, ट्रांसफर के बाद वो उसका हो जाता, लेकिन अगर वो निकाल दी जाए तो कहानी अलग होगी। इसका मतलब था कि उसे छुपकर निकाला गया था, तो फिर वो फैक्ट्री के वेलफेयर हाउस का आनंद कैसे ले सकती थी? माँ, इस बार जब हम क्योटो से वापस आएंगे तो घर की देखभाल करेंगे, जिन युआन्युंग ने जोर देकर कहा। वू ज़ीमे ने उनकी बात सुनकर हल्का सा सिर हिलाया, समझते हुए। उसने पहले कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था। अगर जिन युआन्युंग ने पूछा नहीं होता तो उसे पता भी नहीं चलता। लंच के दौरान ह्यो शानचन आए। उनका हाथ में केवल हल्का सा ट्रैवल बैग देखकर वू ज़ीमे ने पूछा, इतना छोटा बैग ही लेके आए? हालांकि अब गर्मी का मौसम था, कपड़े ज़्यादा जगह नहीं लेते और रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी, फिर भी आमतौर पर 2 बड़े बैग भरने पड़ते हैं। ह्यो शानचन ने अपने हाथ में छोटे बैग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भूल गए, मैं वापसी में राजधानी से कॉल कर लूँगा, इसलिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं। वू ज़ीमे ने सोचा ठीक है और कुछ नहीं कहा। लंच के बाद सभी लोग जल्दी से ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़े। स्टेशन पर भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए जल्दी लाइन में लगना पड़ा। वू ज़ीमे और वैन जिक्सन अब बुजुर्ग हो चुके थे और ज़्यादा शहरों में नहीं गए थे, ज़्यादातर बस से ही आते जाते थे।
ट्रेन से यात्रा अभी तक कभी नहीं की। जिन युआनयुंग ने भी कभी ट्रेन नहीं ली थी, लेकिन उसने उन सालों में जब उसकी आत्मा अलग दुनिया में रही, कई लोगों को देखा था। बाद में जब फूया ने इमिग्रेट किया तो उसने प्लेन से भी सफ़र किया। टिकट चेक करने के लिए प्लेटफॉर्म के प्रवेश पर 2 स्टाफ टिकट प्लायर लिए खड़े थे। वे हार्ड पेपर टिकट में एक छोटा सा छेद करते, मतलब टिकट सफलतापूर्वक चेक हो गया। लगभग 1 घंटे की लाइन के बाद भीड़ ट्रेन की ओर दौड़ पड़ी, जैसे एक कदम पीछे रह गए हों, और ट्रेन बिना इंतजार किए चली गई। जब टिकट इंस्पेक्टर उनके पास आया, उसने टिकटों की तरफ देखा, ऊपर उनकी ओर देखा और आंखों में हल्का सा आश्चर्य झलक गया। फिर उसने तुरंत अपने चेहरे का भाव नियंत्रण में लिया, बहुत ही सम्मानजनक रवैया अपनाया, टिकट उन्हें थमाए और उनके डिब्बे की दिशा उत्साह के साथ दिखाई। क्योंकि टिकट इंस्पेक्टर का रवैया अचानक बदल गया, जियांग युआन थोड़ी घबरा गई थी, ये साफ महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें झुकी और हाथ में टिकट को ध्यान से देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि हो शियानचेन ने सच में सॉफ्ट स्लीपर का टिकट खरीदा था। बस इतनी बात थी कि ट्रेन टिकट पर यह लिखा बहुत छोटा था, सॉफ्ट स्लीपर एक्सप्रेस, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया। अभी के दिनों में तो ट्रेन का टिकट मिलना भी मुश्किल है, चाहे हार्ड सीट हो या स्लीपर बर्थ, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें सीट बिना ही सफ़र करना पड़ता है। सॉफ्ट स्लीपर की तो खैर पैसे होने भर से भी नहीं मिलती। सॉफ्ट स्लीपर टिकट लेने के लिए किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या वरिष्ठ पेशेवर पद होना चाहिए, और ऊपर से काउंटी रेजिमेंट लेवल के यूनिट का रेफर लेटर भी चाहिए। आम लोग ये टिकट कभी नहीं ले सकते। अब सोचो, हो शियानचेन जो अभी नया ग्रेजुएट है, उसके पास ऐसी कोई पदवी या स्तर कैसे हो सकता है? और अगर सियोक सिटी यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कुछ भी हो भी, तो भी एक नए ट्रेनी टीचर के लिए ऐसा रेफर मिलना असंभव था। इसलिए टिकट इंस्पेक्टर की झलक देखकर उनकी आंखों में जो बदलाव आया, वो भी अब समझ में आ गया। जियांग युआन ने हो शियानचेन की ओर देखा। इस पल उसे अचानक लगा कि हो शियानचेन अब वो साधारण बच्चा नहीं रहा जो बचपन में था। शायद अब वह ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे बस एक आम युवा है, जिससे वह भूल ही गई कि वह किसी बड़े शहर, जैसे कि क्योटो, में पला बड़ा है। और आखिर कौन सामान्य युवा सिर्फ 2 घंटे में सॉफ्ट बर्थ टिकट ले सकता है? हो शियानचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ऐसे देख रही हो? अगर यूं ही देखती रहोगी तो ट्रेन चल जाएगी। तभी जियांग युआन ने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और उनके कदमों के साथ चल दी। हो शियानचेन ने 4 लोगों के सॉफ्ट स्लीपर का टिकट लिया था। चाहे स्तर कितना भी ऊंचा हो, इतने कम समय में इसे पाना असंभव था। लेकिन 4 लोगों की इस कमरे में, सौभाग्य से, सभी 4 साथ में थे। वू शियुमेई और वान झिजिन का अनुभव कम था, और उन्हें भी पता था कि आम लोगों के लिए सॉफ्ट स्लीपर टिकट मिलना मुश्किल है। उन्होंने टिकट देखकर कीमत देखी और हैरान रह गए। 70 युआन का टिकट, उनके लिए ये लगभग 1 महीने की तनख्वाह के बराबर था। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद वू शियुमेई ने शर्मिंदगी से हंसते हुए हो शियानचेन से कहा, सोचा नहीं था कि टिकट इतनी महंगी होगी। वू शियुमेई और वान झिजिन दोनों ने सोचा था कि हो शियानचेन ने साधारण हार्ड सीट का टिकट लिया होगा, और यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि वह सॉफ्ट बर्थ खरीदेगा। वू शियुमेई ने जल्दी से वान झिजिन की तरफ देखा। वान झिजिन ने उसकी नज़र समझ ली, जल्दी से पलटा, अपनी पैंट की बैट के टुकड़े से पैसे निकाले, फिर 300 युआन के नोटों के पैक को हो शियानचेन को थमा दिया। अंत में हो शियानचेन उनके साथ जा रहा था, तो यह उनकी जिम्मेदारी भी थी कि उसका खर्चा दें। हो शियानचेन ने पैसे लेते हुए थोड़ी देर मुस्कुराया, फिर जल्दी से मुस्कान में बदल दिया और पैसे स्वीकार कर लिए। उसने जान लिया कि अगर उसने पैसे नहीं लिए तो दोनों मन ही मन शांत नहीं होंगे। ठीक है, मैं इसे अभी रखता हूँ, हो शियानचेन ने धीरे कहा। जियांग युआन बस बैठी रही, कुछ नहीं बोली। हो शियानचेन की मदद पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। ट्रेन में समय बहुत उबाऊ था, और उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, बस खाली खाली घूरते रहते। ऊपर से वान झिजिन और वू शियुमेई दोनों का मूड भी ठीक नहीं था, इसलिए बात करने का मन भी नहीं था। खुशकिस्मती से जियांग युआन ने पहले ही सोचा था कि किताबें साथ लाना चाहिए। कुछ लोग देख रहे थे कि वह पढ़ाई करने वाली है, इसलिए उन्होंने उसे खिड़की के पास बैठने का स्थान दे दिया, ताकि उसे अच्छी रोशनी मिल सके। हो शियानचेन जियांग युआन के सामने बैठा था और उसे पढ़ते हुए देख रहा था। शायद उसकी नज़रें इतनी गर्म थीं कि जियांग युआन को भी महसूस हो रहा था कि वह उसे देख रहा है, भले ही वह अपनी नज़रें नीची कर ले। लेकिन जब उसने ऊपर उठाकर देखा तो हो शियानचेन पहले ही नज़रें दूसरी तरफ मोड़ चुका था। जियांग युआन ने उसे लंबा समय घूरा, फिर से नज़रें नीचे कर लीं।
हु शियानचन ने एक हाथ थोड़ी के नीचे रखकर खिड़की की तरफ मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसकी नजरें जियांग युआन पर ही टिकी थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। वू शियुमेई और बाकी लोगों की नज़र में हु शियानचन बस बाहर देख रहा था, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। जियांग युआन उसकी नज़रों से थोड़ी घबरा गई। उसे लगा जैसे उसके सिर का ऊपर वाला हिस्सा जलने लगा हो, बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। अब वह और नहीं सह सकती थी। उसने हल्का सा मेज थपथपाया और हो शियानचन की तरफ देख लिया। जैसे ही उसकी नज़रें मिली, वह हो शियानचन की मुस्कुराती हुई आंखों में उलझ गई। एक दूसरे को देखते हुए जियांग युआन की गला सूख सा गया और फिर उसका गला अनायास ऊपर नीचे हुआ। कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि कुछ गलत है और घबराकर अपनी नज़रें तुरंत हटा लीं। हो शियानचन ने उसकी घबराई हुई हालत देख मुस्कान और भी चौड़ी कर दी। उसने जानबूझकर पूछा, क्या हुआ? वू शियुमेई ने भी मुड़कर देखा। चेहरे पर हल्का सा उलझन भरा एक्सप्रेशन था। किसी वजह से जियांग युआन का दिल थोड़ी तेजी से धड़कने लगा। उसने हाथ से अपना सीना रगड़ा और जब वू शियुमेई ने पूछा तो उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा कि सब ठीक है, बस एक सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा था और वह नहीं जानती कि क्या करना चाहिए। वू शियुमेई ने सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सामने तो क्योटो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट एक टैलेंटेड स्टूडेंट है। कुछ भी नहीं आता तो पूछ लेना। हो शियानचन भी झुका और बोला, कौन सा सवाल? मुझे दिखाओ। फिर वह जियांग युआन के पास झुक गया। उसकी नज़दीक आते ही साबुन जैसी खुशबू उसके नाक तक पहुंची और जियांग युआन और भी घबरा गई। उसने जल्दी से सारी किताबें खींच ली, होठों पर हल्की मुस्कान थी और धीरे से बोली, शायद मुझे थोड़ा मचलन हो रहा है, दिमाग थोड़ा घूम रहा है। अभी नहीं कर सकते, बाद में देख लेंगे। हालांकि ये शब्द हो शियानचन के लिए थे, लेकिन उसकी नज़रें उसे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इतना कहकर उसने और एक लाइन जोड़ी कि वह खुद ही बाथरूम जा रही है और फिर घबराकर सॉफ्ट स्लीपर के सिंगल रूम से बाहर भाग गई। ये देखकर वू शियुमेई ने जल्दी से पीछे से कहा कि ध्यान रखना, जगह जगह दौड़ना मत। जियांग युआन ने बस सिर हिलाया और भीड़ में गायब हो गई। ये बच्ची, मैंने कभी नहीं सुना कि उसे कार में मचलन होता हो। वू शियुमेई ने हैरानी भरे लहजे में कहा। वान झिजन ने जवाब दिया, ये ट्रेन तो बस से ज़्यादा स्टेबल है, कैसे मचलन हो सकता है? हो शियानचन दोनों की बातचीत सुन रहा था, फिर जियांग युआन के जाने की दिशा में देखा और होठों पर मुस्कान छुपी नहीं रही। जियांग युआन जल्दी ही बाथरूम पहुंच गई। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके उसने अपनी सांसों को धीरे धीरे संभाला। जब दिल की धड़कन सामान्य हो गई तो उसने नल चालू किया और चेहरे को पानी से धो लिया। बाथरूम से बाहर निकलते ही उसका चेहरा फिर से अपने सामान्य रूप में लौट आया। कबाड़ में वापस पहुंचने पर हु शियानचन वहां नहीं थे और वान झिक्सिन भी गायब थी। जैसे ही वह लौटकर आए, वू शियुमेई मुस्कुराए और बोली, दोनों डाइनिंग कार में गए हैं, देखते हैं आज रात के खाने में क्या है। जियांग युआन हल्की सी सिर हिलाकर चुप रही। कुछ ही देर में हु शियानचन और बाकी लोग डाइनिंग कार से लौट आए और आज रात के खाने के बारे में बता दिया। वू शियुमेई ने जब ये सुना तो उसे कीमत थोड़ी ज़्यादा लगी, इसलिए उसने खाने से मना कर दिया। अब वान झिक्सिन को क्या पता कि सच में क्या हो रहा है, इसलिए जो बच सकता है बचा लेना ही बेहतर है। वैसे भी उन्हें एक दिन का ट्रेन सफ़र करना था, इसलिए उसने पहले ही काफ़ी सूखा खाना लाकर रखा था, जो उनके लिए काफ़ी था। युआन, क्यों न तू यूयू के साथ खाने चली जाए? अभी हम ज़्यादा भूखे नहीं हैं, वू शियुमेई ने धीरे से कहा। माँ तुम्हें पैसे दे देगी, चलो उसे डिनर पर ले चलो, उससे और पैसे मत मांगना। जियांग युआन सोचकर कि वह हु शियानचन के साथ अकेले रहने वाली है, थोड़ी घबराए। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मैं भी ज़्यादा भूखी नहीं हूँ। हु शियानचन ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और बोला, अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे ही जाकर तुम्हारे लिए लाना पड़ेगा। जब वू शियुमेई और वान झिक्सिन ने ये सुना तो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। हु शियानचन जान गए कि वे कीमत को लेकर परेशान हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास मील कूपन है, तुम मुफ्त में खा सकती हो। लेकिन इसके बाद वू शियुमेई और बाकी लोग और भी हिचकिचाए। हु शियानचन ने उनके लिए बड़ी मेहरबानी की थी और अब उसे फ़ायदा उठाना उन्हें ठीक नहीं लगा। अंत में हु शियानचन ने खुद ही डाइनिंग कार जाकर 4 खाने लेकर आए। पैसे तो पहले ही खर्च हो चुके थे, अब खाना तो खाना ही पड़ेगा, इसे बेकार कैसे कर सकते थे। फिर भी खाने के बाद वान झिक्सिन ने हु शियानचन को डिनर के पैसे दे दिए। हु शियानचन ने इस साफ साफ निपटान पर कुछ नहीं कहा और सब कुछ स्वीकार कर लिया।
रात में वू शिउमेई और वान झीक्सिन निचले बंक पर सोई। जियांग युवान वू शिउमेई के ऊपरी बंक पर सोई और हु शियानचेन वान झीक्सिन के ऊपरी बंक पर। अब गर्मियों का समय था और डिब्बे में हवा बहुत अच्छी नहीं थी। शरीर चिपचिपा हो चुका था और अभी नहाया भी नहीं जा सकता था। खुशकिस्मती से वू शिउमेई ने पहले से बासिन और तौलिए लाए थे ताकि वे अपने शरीर को भी धो सकें। जब हु शियानचेन ने वू शिउमेई को बैग से वॉश बेसिन निकालते देखा तो वह हंस पड़े। उन्हें यह अजीब लगा कि इन तीनों के कपड़ों के लिए इतने बड़े बड़े बैग क्यों लाए गए हैं। पता चला कि उन्होंने पॉट्स तक ले आए थे। उन्हें हंसते देख वू शिउमेई बोली, हंसो मत, तुम्हें पता नहीं बासिन कितना काम आता है। और वाकई, जैसे वू शिउमेई ने कहा, बासिन वाकई बहुत काम का था। पानी भरकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर सीधे उसमें शरीर धोने से पूरा शरीर ताजगी महसूस करता। जियांग युवान ने खुद ही हाथ धोए और पानी भर लिया। और हाँ, उसने पानी उठाते समय बहुत ध्यान रखा। बाथरूम में सिर्फ पानी की टपकती नल की आवाज़ थी और जब उसने पानी की बाल्टी भरते हुए देखा, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सालवानर का होगा। वो सीधे स्पेस में मौजूद गर्म झरने के पानी की ओर बढ़ी, जो अभी भी नर्म और गर्म था। यहाँ उसके मन में हल्की सी ताजगी और राहत का एहसास था, जैसे सारी थकान धीरे धीरे घुलकर गायब हो रही हो। जियांग युआनयुंग पानी का कटोरा लेकर डिब्बे में वापस आए। वान जिक्सन और ह्युओ शानचन ने खुद ही पीछे हटकर जगह अपनी पत्नियों को दे दी। रात जल्दी बीत गई। सुबह का उजाला हुआ ही था कि जल्दी उठने वाले वू ज़ीमे और वान जिक्सन जाग गए। दोनों हल्के से सिंगल रूम से बाहर निकले और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। ह्युओ शानचन की नींद हमेशा हल्की रहती थी और जैसे ही उन्होंने उठने की हलचल सुनी, वे पहले ही जाग चुके थे। जब उन्होंने सुना कि बाहर दोनों लोग नाश्ता लेने जाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद की और ध्यान में खो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें दरवाजे की तरफ से हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी और फिर डिब्बे का दरवाजा खुला। पहले ह्युओ शानचन ने सोचा कि शायद वान जिक्सन और बाकी लोग लौट आए हैं, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नीचे की बर्थ से कुछ बर्तन खटखट की आवाज़ें सुनकर भी उन्होंने सोचा कि वान जिक्सन कुछ ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने हल्की भारी सांसों की आवाज़ सुनी तो उन्हें कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उन्होंने अचानक आंखें खोली और नीचे की बर्थ की तरफ देखा। वहां उन्होंने देखा एक लंबा और पतला आदमी जियांग युआनयुंग के सोए हुए शरीर की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। ह्युओ शानचन झटके से उठे, पास की रेलिंग पकड़कर तेजी से नीचे कूदे और आदमी के हाथ पर सीधे लात मार दी। आदमी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ह्युओ शानचन जागा होगा। वह चौंक गया और पलटकर भागने ही वाला था, अपने दुखी हाथ की परवाह किए बिना। लेकिन ह्युओ शानचन उसे बस जाने नहीं देने वाले थे। उन्होंने उसका कॉलर पकड़ लिया, जिससे आदमी हिल नहीं पाया। उनकी हलचल थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए गहरी नींद सो रही जियांग युआनयुंग भी जाग गई। सामने की स्थिति देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई छोटा चोर है जो चोरी करने आया है। ट्रेन में हर तरह के लोग रहते हैं और भीड़ भी ज़्यादा होती है। ऐसे में यह आम बात है कि कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। वह जल्दी से नीचे उतरी और ह्युओ शानचन के साथ मिलकर उस आदमी को रोकने में मदद करने लगी। जब आदमी ने देखा कि अब भागने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसने जल्दी से घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर दया मांगने लगा, मैं बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। मेरे मालिकों, कृपया मुझे छोड़ दें। ह्युओ शानचन का चेहरा एकदम शून्य था। उन्होंने आदमी की भीख पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उसके हाथ पर पैर रख दिया। आदमी रोने लगा, लेकिन ह्युओ शानचन को उस पर कोई दया नहीं आई। अगर वह समय पर जागे नहीं होते, तो क्या पता इस घटिया आदमी ने जियांग युआनयुंग के साथ क्या कर दिया होता। इस आदमी की नीयत सोचकर ह्युओ शानचन का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। आदमी रोता रहा। जियांग युआनयुंग ने ह्युओ शानचन को देखा और थोड़ी हैरानी हुई। उनका चेहरा उस वक्त भावहीन था, लेकिन उनकी गहरी नाराजगी महसूस की जा सकती थी। इतना बड़ा हंगामा करना कोई छोटा चोर होने के बावजूद जरूरी था क्या? उसने सोचा। जियांग युआनयुंग की तरफ देखते ही ह्युओ शानचन तुरंत समझ गए कि वे कितनी भयंकर नजर आ रही हैं। उन्होंने गुस्सा तुरंत काबू में किया, हल्की मुस्कान दी और कहा, जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा नफरत हैं, वो है चोरी छिपे काम करने वाले लोग। जियांग युआनयुंग की इंट्यूशन ने उसे बता दिया कि ह्युओ शानचन इस गुस्से में इसलिए नहीं है कि किसी ने उनकी चीजें चुराई। उनकी हलचल थोड़ी ज्यादा थी और पड़ोसी यात्रियों को भी आवाज सुनाई दी थी। वे शिकायत करने बाहर आ गए। देखते ही देखते कि हुआ शियानचन ने एक छोटे चोर को पकड़ लिया था। वह जल्दी से अपने डिब्बे में वापस गया ये देखने के लिए कि क्या कुछ गुम हुआ है। वहीं
वू शियुमेई और वान झिजिन नाश्ता खरीदने चले गए। सामने का हाल देखकर वान झिजिन घूमा और तुरंत पुलिस को बुला लिया। मार्शल ने जल्दी ही उस आदमी को पकड़ लिया और हुआ शियानचेन से कहा कि नोट्स लेने के लिए उनके साथ जाएं। वान झिजिन भी जल्दी जल्दी उनके पीछे चली गई। उनकी तरफ जल्दी ही शांति लौट आई। वू शियुमेई ने थोड़ी डर के साथ खुद को दोषी मानते हुए कहा, हमें यहीं रुककर इसका ध्यान रखना चाहिए था। सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ। देखते ही जियांग युवान जल्दी से उसे सांत्वना देने लगी। थोड़ी देर बाद हुआ शियानचेन और वान झिजिन वापस आए, लेकिन दोनों का चेहरा खराब था, खासकर वान झिजिन का। तुमने मुझे अभी रोकना नहीं चाहिए था, मुझे उस बेशर्म को मारने देना चाहिए था, वान झिजिन गुस्से में चिल्लाया। वू शियुमेई ने उन्हें इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। वह हुआ शियानचेन की तरफ उलझन भरी नजरों से देखकर पूछी, क्या हुआ? हुआ शियानचेन जियांग युवान की ओर एक नजर डाला, सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तुम जानते हो न कि वह कमीना अभी युवान का फायदा उठाने ही वाला था, वान झिजिन ने गुस्से में कहा। उसने अभी अभी उस आदमी से सुना था कि जियांग युवान ऊपरी बंक पर लेटी हुई थी। उसका शरीर आकर्षक था, गोरा रंग और सुंदर चेहरा था, जिससे उस आदमी के दिमाग में गलत ख्याल आया। वान झिजिन गुस्से में उसका सिर फोड़ने ही वाला था। वू शियुमेई यह सुनकर हैरान रह गई और जियांग युवान की ओर मुड़कर देखने लगी। जियांग युवान भी चौंक गए, उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। वान झिजिन की जल्दी जल्दी बातें सुनकर, जो पहले उसे शांत रहने की सलाह देती रही थी, अब वह भी बेचैन हो गई और वह उस आदमी से वही करवाना चाहती थी जो उसने कहा। उनकी बेचैन और गुस्से भरी हालत देखकर जियांग युवान ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, शांत हो जाओ, आखिरकार कुछ भी तो नहीं हुआ। उसकी मुलायम और शांत करने वाली बातें सुनकर वे धीरे धीरे शांत हुए। जियांग युवान ने झुककर हुआ शियानचेन की ओर एक नज़र डाली। क्या अभी यही वजह थी कि उसने उस आदमी को इतनी हिंसक तरीके से मारा? जियांग युवान अपनी नज़रें झुका ली, यह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रहा है। इसके बाद का समय शांतिपूर्ण रहा। दोपहर तक ट्रेन सुरक्षित रूप से क्योटो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। क्योटो वाकई क्योटो था। क्योटो के मुकाबले सू सिटी सच में एक छोटा काउंटी सा लगता था। ट्रेन स्टेशन ही फर्क बता देता था। हुआ शियानचेन जाहिर तौर पर इस जगह से बहुत परिचित था। उसने उन्हें स्टेशन से बाहर निकाला और सीधे टैक्सी से अपने निवास स्थान ले गया। टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि उनके पास बड़े बड़े बैग और छोटे बैग हैं और सोचा कि ये लोग कहीं और से आए हैं। वह सोचने लगा कि इन्हें इधर उधर कैसे ले जाऊं। जैसे ही उसकी आंखें गोल हुईं, हुआ शियानचेन जान गया कि वह क्या सोच रहा है और सिर्फ इतना कहा, मालिक, मैं यही बड़ा हुआ हूं। उसकी शुद्ध क्योटो लहजे की आवाज़ सुनकर टैक्सी ड्राइवर ने कोई भी चक्कर लगाने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से उन्हें उनके घर तक ले गया। यह एक छोटा सा आंगन वाला घर था जो व्यस्त इलाके में स्थित था। यह मेरा अपना घर है। मेरे माता पिता पुराने घर में रहते हैं और मेरे साथ नहीं रहते, हुआ शियानचेन ने समझाया। जिन माता पिता की वह बात कर रहा था, वे स्वाभाविक रूप से उसके चाचा और चाची थे जिन्होंने उसे अपनाया था। बात करते हुए उसने दरवाजा खोला। वू शियुमेई और बाकी लोग टीवी पर पारंपरिक आंगन वाले घर तो देख चुके थे, लेकिन ऐसे घर में कभी नहीं रहे थे। आने से पहले हुआ शियानचेन ने कहा था कि घर में 2-3 कमरे हैं, जो वास्तव में मामूली थे, लेकिन ये घर तो 5-6 कमरे वाला लग रहा था। मुख्य भवन में 3 कमरे, पूरब और पश्चिम के पंख में 2 कमरे और उल्टे कमरे में 3 कमरे, कुल मिलाकर 8 कमरे हो गए। वू जीमे ने ह्यो शानचन की तरफ देखा और जोर से पूछ बैठी, इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो? ह्यो शानचन हल्के से सिर हिलाया। हाई स्कूल खत्म करने के बाद मैं पुराने घर से बाहर आ गया और यहीं अकेले रहने लगा। तुम इतने कम उम्र में भी इतने आत्मनिर्भर हो, ये मैंने सोचा नहीं था, वू जीमे ने कहा। ह्यो शानचन कुछ नहीं बोला, बस हल्की मुस्कान दी। जिंग युआनयुंग ने उसकी मुस्कान में थोड़ी उदासी देखी। हाई स्कूल खत्म करने के वक्त वह सिर्फ 15-16 साल का था। घर छोड़कर जाने की कोई और वजह भी हो सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कल अपने दोस्त को बुलाया था, उसने मेरे लिए 2 कमरे तैयार कर दिए हैं। तुम लोग कुछ दिन यहीं रहोगे, ह्यो शानचन ने कहा और उन्हें घर के पंखे की ओर ले गया। वू जीमे और बाकी लोग पूर्वी पंखे में रहेंगे और जिंग युआनयुंग पश्चिमी पंखे में। अंदर की सफाई देखकर वू जीमे की तारीफ निकल ही गई, ये घर वाकई बहुत साफ है। ह्यो शानचन मुस्कुराया और पूरे घर का चक्कर लगवाया। ये घर तो बहुत बड़ा है, कम से कम आधा एकड़ जमीन तो होगी, वू जीमे ने घूमते हुए पूछा। ह्यो शानचन ने सिर हिलाया, इतना बड़ा नहीं है, लगभग 200 वर्ग मीटर है।
वू जीमे कुछ कह नहीं पाए। जो घर वे अभी रहते थे वह उससे भी छोटा था। ह्यो शांचन ने हाथ उठाकर समय देखा। लगभग 6 बज चुके थे। उन्होंने कहा, अब देर हो रही है, पहले बाहर खाना खा लेते हैं। खाने के बाद जल्दी लौटकर आराम करें और कल अस्पताल चलेंगे। जैसे ही वू जीमे ने ये सुना, उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह वैन जैक्सन की ओर देखी। वैन जैक्सन ने सिर हिलाया। अपना सामान रखने के बाद ह्यो शांचन उन्हें डिनर के लिए ले गया। ताकि कोई झिझक न महसूस करे, ह्यो शांचन ने किसी बड़े होटल का रिजर्वेशन नहीं कराया, बस घर के पास के सरकारी होटल में गए। इससे वू जीमे और वैन जैक्सन थोड़े राहत महसूस कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने देखा था कि ह्यो शांचन का परिवार बहुत अमीर है, इसलिए डर था कि वह फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट में ले जाएगा। खाने के बाद वे ह्यो शांचन के घर लौट आए। स्नान करने के बाद वू जीमे और बाकी लोग अपने कमरे में चले गए। जिंग युआन्यून यार्ड में कुर्सी पर बैठी और ह्यो शांचन से बोली, थोड़ा बैठो। ह्यो शांचन ने भौहें उठाई, हल्का सिर हिलाया और उनके पास बैठ गया। धन्यवाद। जिंग युआन्यून ने उन्हें लंबे समय तक देखा और फिर यह कहा। ह्यो शांचन कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद जिंग युआन्यून ने फिर कहा, अगर तुम्हें भविष्य में मेरी मदद चाहिए, बस कह देना। इस बार ह्यो शांचन ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया, ठीक है, याद रखूंगा। दोनों बस यार्ड में ऐसे ही बैठे रहे, चुपचाप, लेकिन अब माहौल अजीब नहीं लग रहा था। अब देर हो रही है, जाओ, आराम करो। कुछ देर बैठने के बाद दोनों ने एक ही समय में कहा। एक दूसरे की तरफ देखते हुए दोनों हंस पड़े। शुभ रात्रि। कमरे में लौटकर जिंग युआन्यून ने राहत की सांस ली और स्पेस में चली गई। सारे पीस इकट्ठा करने के बाद अब वह आराम से हॉट स्प्रिंग जा सकती थी। कल ट्रेन में समय बहुत तंग था, इसलिए वह थोड़ी देर भिगो नहीं सकी, इसलिए बस जल्दी से धो लिया। अब वो गर्म पानी की झरने में डूबी हुई थी और पूरा शरीर हल्का सा आराम महसूस कर रहा था। कल जब अस्पताल जाकर चेकअप कराएगी, परिणाम क्या आएगा ये नहीं पता। बस यही चाहती थी कि अच्छा नतीजा आए। वो स्पेस से भी बाहर नहीं निकली, बस वहीं सो गई पूरी रात चुपचाप। अगली सुबह जियांग युआन के दिल में कुछ ख्याल थे, इसलिए किसी को बुलाना नहीं चाहती थी। खुद ही उठ गई। जागकर देखा कि सब लोग पहले ही उठ चुके थे। हुओ शानचेन तो सुबह की दौड़ पर भी निकल आया था और वापस आकर नाश्ता भी ले आया। नाश्ते के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हुओ शानचेन उठा और दरवाजा खोला। बाहर एक जवान लड़का खड़ा था, लगभग हुओ शानचेन की उम्र का। उसने कुछ दिया, फिर आंगन में एक नज़र डाली। उसकी नज़र जियांग युआन पर ठहरी, फिर चेहरे पर मुस्कान आई। उसने हुओ शानचेन के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और धीरे से कुछ कहा, फिर पलटकर चला गया। आंटी शियू, अंकल वान, आप लोग तैयार हैं? अब निकलें? हुओ शानचेन ने जोर से पूछा। वू शियूमेई ने जल्दी से सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ, अब चल सकते हैं। हुओ शानचेन उन्हें बाहर ले गया और रास्ते के चौराहे पर एक काली जीप रुकी हुई थी। स्पष्ट था कि यही वही लड़का भेजा था। अरे शियाओ हो, तुम भी ड्राइव कर सकते हो। वान जिक्सन की आंखें चमक उठी जब उसने हुओ शानचेन को सीट पर बैठते देखा। हुओ शानचेन ने सिर हिलाया, स्कूल में सीखा था। फिर सभी को बस में बैठाया गया। देखकर कि वू शियूमे और वान जिक्सन पीछे बैठी हैं, जियांग युआन ने सोचा कि हुओ शानचेन ड्राइवर नहीं है, इसलिए पीछे बैठना अशिष्ट होगा। इसलिए वह सह ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। हुओ शानचेन हंसा, उसे बैठते देखा और कहा कि सीट बेल्ट बांध लो। जियांग युआन ने कभी सीट बेल्ट नहीं पहना था, इसलिए उसे नहीं पता था कैसे। इसे देखकर हुओ शानचेन ने अपनी बेल्ट खोली, आधे रास्ते पर उठकर उसके पास गया और हाथ बढ़ाकर उसकी सीट बेल्ट बांधी। उसके बाल उसके चेहरे को हल्का छू गए और वह सीट पर जम गई, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। हुओ शानचेन ने जल्दी से बेल्ट बांध दी और शांत चेहरा बनाए रखते हुए अपनी सीट पर वापस बैठ गया। अपनी आंखों के कोने से उसने जियांग युआन के जमे हुए शरीर को देखा और उसकी आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई। कार कुछ मिनट चली और जियांग युआन धीरे धीरे अपने जमे हुए शरीर से निकल पाए। उसने गहरी सांस ली, दोनों हाथ सीट बेल्ट पर कसकर रखे और सीधे आगे देख रही थी, इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं हुई। हुओ शानचेन ने उसकी हर हलचल देखी, लेकिन दिल खुशियों से भर गया। लगभग 40 मिनट बाद कार एक अस्पताल के दरवाजे पर रुकी। अस्पताल काफी बड़ा लग रहा था, केवल आउट पेशेंट विभाग में ही 5 या 6 मंजिलें थीं। कार को पार्क करके हुओ शानचेन ने उनसे कहा, हम पहुंच गए। जियांग युआन जल्दी से बेल्ट खोली और सीधी कार से बाहर निकली।
उसे डर था कि और देर रुकी तो सांस थम जाएगी। हुओ शानचेन ने कार लॉक की और उन्हें अस्पताल के आउट पेशेंट विभाग की ओर ले गया। अस्पताल में प्रवेश करते ही हुओ शानचेन आसानी से दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। अस्पताल का माहौल देखकर वो शिवमेई और भी परेशान हो गई। वान जिक्सन भी अचानक वापस जाने का विचार करने लगी, लेकिन बस सोच ही सकती थी। माँ, चिंता मत करो, जियांग युवान ने उन्हें सांत्वना दी। वो शिवमेई ने हल्का सिर हिलाया। दूसरी मंजिल पर वे बस 2 कदम ही चले थे कि पीछे से एक शानदार महिला की आवाज आई, हुओ शानचेन। रुको, योजक चिन्ह। जाने से पहले मेरे नॉवल वर्ल्ड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपलोड होते हैं। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मुलाकात होगी।